मूवी के शुरू में हमें फ्रांस के एक पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हर एक की जुबान पर सिर्फ एक ही खबर चल रही थी और वो खबर थी एक 13 साल के बच्चे अधीर के मर्डर की। और अधीर को जिन लोगों ने मौत के घाट उतारा था वो सारे लोग पुलिस की ही यूनिफॉर्म पहन कर के आए थे। फिर हम अधीर के बड़े भाई लेफ्टिनेंट अब्दुल को देखते हैं जो एक कॉन्फ्रेंस में पहुंचता है। यहाँ पर सारे लोग अब्दुल से अधीर के मर्डर के बारे में सवाल जवाब करते हैं, लेकिन अब्दुल अपने भाई अधीर की मौत की वजह से बहुत ज्यादा टेंशन और गुस्से में दिख रहा था। तभी हम क्राउड के बीच में करीम नाम के एक लड़के को देखते हैं। दरअसल ये भी अधीर का बड़ा भाई है, लेकिन अधीर की मौत की वजह से इसका भी दिमाग खराब हो गया है। तभी हम करीम को देखते हैं जो एक केरोसिन की बोतल में आग लगाकर के क्राउड में फेंक देता है, जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए लोगों में भगदड़ और अफरा तफरी मच जाती है। अब्दुल इस चीज को देख कर के समझ नहीं पाता कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी करीम इसका फायदा उठा कर के अपने साथियों के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर घुस जाता है और फिर ये लोग अंदर रखे हुए हथियारों को लूटना शुरू कर देते हैं। दरअसल करीम को पुलिस वालों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ पर वो चारों तरफ आग लगा देते हैं। उन्हें देखकर के ऐसा लग रहा था कि आज ये इस शहर की माँ बहन एक कर देंगे। दरअसल करीम इसलिए बहुत ज्यादा गुस्से में था कि अगर पुलिस वालों ने मेरे भाई को नहीं मारा था तो फिर उसके कातिलों को अब तक क्यों नहीं पकड़ पाए। फिर हम जेरोम नाम के एक पुलिस वाले को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ एक गाड़ी में जा रहा था। दरअसल ये लोग सेबेस्टिन को पकड़ने के लिए उस पर काफी टाइम से नजर रखे हुए थे। तभी हम अब्दुल और करीम के बड़े भाई को देखते हैं जिसका नाम मुख्तार है। ये ड्रग्स की सप्लाई के साथ साथ हथियारों का भी बिजनेस किया करता है। उसे भी शहर के बिगड़े हुए हालात के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो सोचने लगता है कि इन हथियारों को कहीं और भेजना पड़ेगा। अब वो सारे हथियारों को एक गाड़ी में डालकर के आगे बढ़ने लगता है, लेकिन करीम ने तो इस शहर की ऐसी की तैसी कर दी थी और सारे रास्तों को ब्लॉक कर दिया था। ये देखकर के मुख्तार उन हथियारों को एक घर में ले जाता है और करीम से कहता है कि इन रास्तों को क्लियर करो ताकि हम अपने हथियारों को यहाँ से दूर ले जा सकें। लेकिन करीम उसे कहता है कि साले तुझे इन हथियारों की पड़ी है, क्या तू नहीं जानता हमारे छोटे भाई को दर्दनाक और बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया है। साले तुझे तो इसकी कोई भी टेंशन नहीं है, लेकिन जब तक मैं अपने भाई की मौत का बदला नहीं ले लेता मैं इस पूरे शहर को कब्रिस्तान बना दूंगा और उन हरामजादों को ढूंढ कर उन्हें ऐसी दर्दनाक और कुत्ते से भी बदतर मौत मार दूंगा। तब मुख्तार कहता है कि मेरे भाई मैं भी उन हरामजादों को जिंदा नहीं छोड़ने वाला, लेकिन जो तरीका तुमने अपनाया है वो ठीक नहीं है। वहीं पुलिस वालों ने भी पूरे शहर की नाकाबंदी कर दी थी। उधर शहर के सारे लोग भी टेंशन में आ चुके थे और शहर के बदतर हालात का इल्जाम करीम पर लगा रहे थे कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। लेकिन जब अब्दुल इन लोगों के बीच में आता है तब ये लोग उसे भी बुरा भला कहने लगते हैं, क्योंकि अब्दुल करीम का बड़ा भाई था। अब यहाँ से अब्दुल सेबेस्टिन के पास पहुँचता है। उधर करीम भी सेबेस्टिन जैसे खतरनाक आदमी को अपने गिरोह में शामिल करना चाहता था, लेकिन अब्दुल ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि सेबेस्टिन करीम के साथ मिलकर के काम करे। फिर अब्दुल सेबेस्टिन को एक रूम में ले जाकर के सारी चीजों के बारे में बताने लगता है और उसे फोर्स करता है कि तुम्हें कैसे भी करके करीम का साथ नहीं देना है। दरअसल जब से सेबेस्टिन इस शहर में आया है तब से करीम से उसकी बिल्कुल भी मुलाकात नहीं हुई है। फिर यहाँ से अब्दुल अपने घर पर अपनी माँ के पास पहुँचता है। तभी हम करीम को देखते हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुका था, लेकिन वो अब्दुल के पास नहीं जाता। तभी यहाँ पर पुलिस वाले हमला कर देते हैं और करीम यहाँ से गायब हो जाता है। फिर अब्दुल अपनी छोटी बहन के पास जाता है। तब उसकी बहन उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हमारे भाई को दर्दनाक तरीके से मार दिया गया है और तुम खामोश बैठे हुए हो। तुम्हें देखकर के ऐसा लग रहा है कि अधीर की मौत का तुम्हें बिल्कुल भी दुख नहीं है। वहीं तुम करीम को देखो जो अधीर के कातिलों को मौत बनकर के ढूंढ रहा है। तुम्हें तो करीम का साथ देना चाहिए था, लेकिन तुम तो पुलिस वालों का साथ दे रहे हो। तुम्हें हम लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ये सुनकर के अब्दुल का भी दिमाग खराब हो जाता है और वो बगैर कुछ बोले यहाँ से निकल जाता है ताकि करीम को ढूंढ कर के उसे रोक सके। जब वो यहाँ से बाहर निकलता है तभी वो देखता है कि लोगों और पुलिस वालों के बीच में लड़ाई चल रही है। इसी भीड़ में हम अब्दुल की माँ को देखते हैं जो उसके पास आकर के कहती है कि बेटा तुम्हें भी करीम की मदद करनी चाहिए। तभी हम करीम को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ एक बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा हुआ था और एक एक करके बहुत सारी चीजों को उन पुलिस वालों की तरफ फेंक रहा था। ये देख कर के पुलिस वाले उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे करीम जख्मी हो जाता है। फिर जब वो अपने जख्मों पर पट्टी बांध रहा था तभी उसका साथी आकर के कहता है कि पुलिस वाले दूसरे रास्ते से अंदर घुस रहे हैं। इससे करीम और भी ज्यादा वायलेंट हो जाता है और बगैर किसी हथियार के पुलिस वालों की तरफ जाते हुए कहता है कि तुम्हारी माँ का सुअर मार दूंगा। और वहाँ पहुँचते ही वो पुलिस वालों पर टूट पड़ता है। तभी उसके साथी भी आ जाते हैं और पुलिस वालों की ऐसी की तैसी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर इनके बीच में घमासान WWE की फाइट हो रही थी
तभी हम मुराद नाम के काले पुलिस वाले को देखते हैं। जब उसे पता चलता है कि अब्दुल को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है क्योंकि वो यहाँ पर लोगों की मदद कर रहा था। यहाँ पर ये काले अब्दुल को छुड़ा करके उसे कहता है कि तुम्हारे भाई करीम ने इस शहर की माँ बहन एक कर रखी है। वो जिस चीज को भी देखता है उसकी ऐसी की तैसी कर देता है। अगर उसे जल्दी नहीं रोका गया तो पुलिस वाले उसका काम तमाम कर देंगे और उसे ऐसा करने से सिर्फ तुम ही रोक सकते हो। उधर हम करीम को देखते हैं जो लोगों के बीच में खड़ा होकर के कह रहा था कि ये पुलिस वाले हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर वो इस शहर को बचाना चाहते हैं तो मेरे भाई के कातिलों को पकड़ करके मेरे हवाले कर दे। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरे भाई को किसी और ने नहीं बल्कि इन पुलिस वालों ने ही मारा था। अगर किसी और ने मारा होता तो वो अब तक पकड़ा जाता। यहाँ पर वो अपने साथियों को अगले प्लान के बारे में बताते हुए कहता है कि हम एक पुलिस वाले को पकड़ करके टॉर्चर करेंगे और उसे तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो लोग मेरे भाई के कातिलों को मेरे सामने नहीं ले आते। तभी इन्हें पता चलता है कि बहुत सारे पुलिस वाले अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। तब करीम अपने साथियों के साथ उन पर पटाखे फेंकना शुरू कर देता है। ये देखकर कि वो पुलिस वाले अपने आप को बचाने के लिए एक जगह पर जमा हो जाते हैं। इन लोगों ने इतने सारे पटाखे फोड़ दिए थे कि उसकी वजह से चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। अब करीम इस धुएं का फायदा उठा करके उन पुलिस वालों के करीब आता है और एक बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है जिससे चारों तरफ आग लग जाती है और पुलिस वाले अपनी जान बचा करके भागने लगते हैं। तभी हम जेरोम को देखते हैं, वो भी करीम से छुप करके भाग रहा था क्योंकि वो जानता था कि अगर करीम ने उसे देख लिया तो वो उसके पिछवाड़े में रॉकेट लगा करके ऊपर पहुंचा देगा। फिर जेरोम एक जगह पर जाकर के अपनी ड्रेस को चेंज कर लेता है ताकि किसी को भी पता न चल सके कि ये एक पुलिस वाला है। लेकिन करीम के साथी उसे पहचान लेते हैं और बुरी तरीके से उसकी धुलाई करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम उस काली ऑफिसर को देखते हैं जो अब्दुल के साथ बैठा हुआ था। वो उसे एक वीडियो दिखाते हुए कहता है कि करीम के साथियों ने जेरोम को पकड़ लिया है। करीम ने इनके पास एक वीडियो भेजा है जिसमें ये जेरोम को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे थे। इस वीडियो में करीम इनको वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर मेरे भाई के कातिल को जल्दी मेरे सामने नहीं लाया गया तो हम जेरोम के पिछवाड़े में रशिया का रॉकेट लगा करके इसे दूसरी दुनिया में पहुंचा देंगे। इस वीडियो को देख कर के अब्दुल भी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। यहाँ पर मुराद उसे कहता है कि सारे पुलिस वाले और शहर के लोगों का ध्यान सिर्फ करीम पर है और हम इतनी जल्दी उन कातिलों को नहीं ढूंढ पाएंगे। यहाँ पर वो अब्दुल से कहता है कि अगर करीम ने ये सब कुछ बंद नहीं किया तो गवर्नमेंट से मिलिट्री को बुला करके उस बिल्डिंग में घुसा देगी और अगर एक बार मिलिट्री उस बिल्डिंग के अंदर घुस गई तो वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये सुनने के बाद अब्दुल को भी अपने भाई की फिक्र होने लगती है और वो फौरन करीम के पास पहुँच करके उसे समझाने की कोशिश करता है। लेकिन करीम तो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो अब्दुल से कहता है कि मेरे भाई के कातिल अभी भी जिंदा घूम रहे हैं और पुलिस वालों को इसकी कोई भी परवाह नहीं है। करीम अब्दुल से कहता है कि जब तक मैं उन हरामजादों का काम तमाम नहीं कर देता किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता है। ये सुनकर के अब्दुल इमोशनल हो जाता है और अपने भाई को गले लगा लेता है और उसे कहता है कि मेरे भाई, मैं अपने एक भाई को तो खो चुका हूँ लेकिन मैं तुम्हें नहीं खो सकता, इसलिए मेरी बात मानो और ये सब कुछ बंद कर दो। लेकिन इस चीज से करीम तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अब्दुल से कहता है कि तुम तो खुद पुलिस वालों से मिले हुए हो, अगर वाकई तुम्हें मेरी फिक्र होती तो तुम इस काम में मेरा साथ देते। ये सुनने के बाद अब्दुल को भी समझ में आ जाता है कि करीम को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। फिर अब्दुल बड़ी ही चालाकी से जेरोम के पास पहुंचता है और उसे लेकर के भागने लगता है। जब करीम के साथियों को इस बात का पता चलता है तो वो इन पर भी पटाखे छोड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब्दुल उनसे बचते हुए बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। लेकिन बाहर खड़े हुए पुलिस वाले इनको पहचान नहीं पाते और इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तभी एक गोली जेरोम के पैर में आकर के लग जाती है। इससे अब्दुल को लगने लगता है कि ये लोग हमें करीम का साथी समझ रहे हैं। तब वो जेरोम को लेकर के वापस बिल्डिंग के अंदर आने लगता है। तभी हम अब्दुल के भाई मुख्तार को देखते हैं जो इन्हें देख लेता है। वो अपने आदमियों को बुलाता है। फिर ये लोग पुलिस वालों पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। अब्दुल जब मुख्तार को देखता है तो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब मुख्तार कहता है कि मेरे भाई, मैं बुरी तरह से फंस चुका हूँ और यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। तब अब्दुल पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलोगे। इस पर मुख्तार कहता है कि मेरे आदमी यहाँ पर एक सुरंग तैयार कर रहे हैं। इसी बीच मुख्तार जेरोम को देख कर के अब्दुल से पूछता है कि ये कौन है। तब अब्दुल कहता है कि ये एक पुलिस वाला है। ये सुनकर के मुख्तार का दिमाग खराब हो जाता है और वो अब्दुल से कहता है कि तुम एक पुलिस वाले को बचा रहे हो। तब अब्दुल कहता है कि हमें उन पुलिस वालों से अब यही बचाएगा क्योंकि हम इसे उन पुलिस वालों के हवाले कर देंगे और इससे वो पुलिस वाले भी शांत हो जाएंगे। तभी हम करीम को देखते हैं जिसके पास उसकी माँ का कॉल आता है। दरअसल करीम की माँ ने मुख्तार और अब्दुल को भी कॉल किया था लेकिन उन्होंने कॉल को रिसीव नहीं किया। करीम अपनी माँ से बात करने के बाद अपने साथियों को लेकर के यहाँ से आगे बढ़ता है क्योंकि
उसे पता चल चुका था कि जेरोम अब्दुल के साथ नीचे छुपा हुआ है। करीम अब्दुल के पास जाकर के कहता है कि जेरोम को चुपचाप मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं यहाँ पर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब्दुल उसे समझाने की कोशिश करता है कि मुख्तार भी हमारे साथ है, लेकिन करीम उसकी एक भी बात को नहीं सुनता। तभी वो पुलिस वालों को देखता है जो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर करीम के हाथ में हम एक बॉम्ब को देखते हैं जिसे वो उन पुलिस वालों की तरफ फेंकने लगता है, लेकिन वो बॉम्ब को फेंकता इससे पहले ही वो पुलिस वाले उस पर गोलियां चला देते हैं। इससे वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और करीम बुरी तरह से झुलस जाता है। जब अब्दुल इस चीज को देखता है तो वो अपने भाई को बचाने के लिए उसके पास आता है, लेकिन तब तक करीम की मौत हो जाती है। अपने भाई की मौत से अब्दुल बुरी तरह से टूट जाता है और उसकी लाश को उठाकर के मुख्तार के पास लेकर के आता है। मुख्तार भी करीम की लाश को देख कर के टेंशन में आ जाता है, लेकिन फिर वो अब्दुल से कहता है कि हमें कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा। ये सुनकर के अब्दुल को गुस्सा आ जाता है और वो मुख्तार की धुलाई करते हुए उसे कहता है कि साले तूने उसे रोका क्यों नहीं था। अब यहाँ पर अब्दुल ने भी अपना इरादा बदल लिया था। अब वो कैसे भी करके अपने दोनों भाइयों की मौत का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो जेरोम के पास जाकर के कहता है कि हरामजादे अब तू मेरे हाथ से जिंदा नहीं बचेगा। तभी अब्दुल के पास उस ऑफिसर कालिए का फोन आता है और वो उसे कहता है कि हमने पुलिस वालों को करीम को मारने का ऑर्डर नहीं दिया था, पुलिस वालों ने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए उस पर गोलियां चलाई थी। लेकिन अब्दुल उसकी बात को नहीं सुनता और उसे कहता है कि मैंने करीम का साथ न देकर के बहुत बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन अब मैं अपने भाइयों की मौत का बदला लूंगा और इस पूरे शहर को कब्रिस्तान नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी अब्दुल नहीं। फिर अब्दुल करीम के साथियों से कहता है कि अब से उनका लीडर मैं हूँ। फिर अब्दुल सेबेस्टिन से कहता है कि ऊपर एक सेफ रखा हुआ है जिसे करीम पुलिस स्टेशन से लूट कर के लाया था, उस सेफ को खोलो और उसमें से सारे हथियार निकाल कर के लाओ। आज हम इस पूरे शहर की माँ बहन एक कर देंगे। अब सेबेस्टिन उन हथियारों को निकालने में लग जाता है। इधर अब्दुल पुलिस वालों को कॉल करके कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम है, अगर इस 1 घंटे में मेरे भाइयों के कातिलों को मेरे सामने नहीं लेकर के आए तो जेरोम के टुकड़े करके तुम्हारे पास भेज दिए जाएंगे। उधर सेबेस्टिन उन हथियारों के सेफ को खोलता है और सारे लोग उन हथियारों को लेकर के पूरी बिल्डिंग में फैल जाते हैं ताकि अगर पुलिस वाले अंदर घुसने की कोशिश करें तो उनकी माँ बहन एक कर दी जाए। तभी अब्दुल के पास उस कालिए का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारे भाई को पुलिस वालों ने नहीं मारा था, बल्कि वो पुलिस वालों की यूनिफॉर्म में कोई और लोग थे। तब अब्दुल कहता है कि साले झूठ मत बोल, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरे भाई अदीर को पुलिस वालों ने ही मारा था। तब वो कालिया उसे समझाने की कोशिश करता है, इससे अब्दुल का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से में जेरोम के पास जाकर अपनी गन उसके भेजे पर लगा देता है। फिर उस कालिया से कहता है कि मुझे मेरे भाई का कातिल अभी के अभी चाहिए, नहीं तो इस गन की सारी गोलियां जेरोम के भेजे में उतार दूंगा। ये सुनकर के वो कालिया भी टेंशन में आ जाता है और अब्दुल से कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तब अब्दुल उसकी बात को नहीं सुनता और गोली चला देता है, लेकिन उसने ये गोली जेरोम पर नहीं बल्कि साइड में चलाई थी। उधर सेबेस्टिन ने भी प्लानिंग कर ली थी कि वो इस पूरी बिल्डिंग को ही ब्लास्ट कर देगा। इधर अब्दुल भी बहुत ज्यादा सदमे और गुस्से में था। वो सारे लोगों से कहता है कि फौरन इस बिल्डिंग से बाहर निकलो। अब अब्दुल जेरोम को भी छोड़ देता है। फिर ये लोग एक एक करके अपने कपड़े उतार कर के पुलिस वालों के सामने चले जाते हैं। इन्हें देख कर के पुलिस वालों को लगने लगता है कि सबने सरेंडर कर दिया है, लेकिन अब्दुल अभी भी अंदर है। वो अपने भाइयों की मौत का जिम्मेदार अपने आप को मानते हुए कहता है कि वो चाहता तो उन्हें बचा सकता था, इसी टेंशन की वजह से वो जानबूझ करके बिल्डिंग के अंदर ही लेटा हुआ है। वो अच्छी तरह से जानता है कि थोड़ी ही देर में ये बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाएगी। तभी थोड़ी ही देर में उस बिल्डिंग में एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और अब्दुल की मौत हो जाती है। फिर ऐसे ही थोड़ा वक्त गुजरता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। तभी हमें अदीर की मौत का एक वीडियो दिखाया जाता है। इसमें दिखाया जाता है कि जिन लोगों ने अदीर को मारा था वो उसे मारने के बाद एक वैन में जाकर के बैठ गए थे। यहीं पर मौजूद एक आदमी इन सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहा था। फिर इन लोगों ने एक जगह पर जाकर के पुलिस वालों की यूनिफॉर्म को जला दिया था। इससे हमें पता चलता है कि ये असली पुलिस वाले नहीं थे। तभी हम एक आदमी की पीठ पर एक टैटू को देखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये खतरनाक गैंग के आदमी थे। इन्होंने ये इसलिए किया था ताकि आम लोगों और पुलिस वालों के बीच में लड़ाई हो जाए, और हुआ भी ऐसा ही। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी अथेना खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।